स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट। कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट की जो भी कंटेंट है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सके। तो आज की हम लोग पहली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक। कंप्यूटर नेटवर्किंग का इवोल्यूशन कब कैसे हुआ और कुछ डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट है, व्हाट इज नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क जो होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ interconnected computers and other devices that are able to communicate with each other। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी स्टैंड अलोन डिवाइस होते हैं, चाहे कंप्यूटर हो या अदर डिवाइसेस हो, उसको जब हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तो आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। इसको बोला जाता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस के कनेक्शन को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। It is the collection of hardware and software components that are connected to perform effective communication। जब भी हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का कनेक्शन होता है, वैसे ही इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के कलेक्शन को मिला करके नेटवर्क फॉर्म होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के डिवाइस होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऐसे ही प्रिंटर हो सकता है। तो मिलते जुलते जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस हैं उसको हम लोग एक साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे कि डेटा का एक्सचेंज हो सके या रिसोर्सेस का एक्सचेंज हो सके। तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस की बात करें तो जो इसका एडवांटेज है उसमें पहला एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग यानी मल्टीपल डिवाइस को हम लोग शेयर्ड मोड में यूज कर सकते हैं। शेयर्ड मोड में यूज करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रिंटर है और हमारे पास कंप्यूटर तीन है। तो तीनों कंप्यूटर को हम क्या करें, अगर नेटवर्क में कनेक्ट कर दें, प्रिंटर को नेटवर्क में भी कनेक्ट कर दें, तो हम तीनों ही कंप्यूटर से प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा रिसोर्स शेयर हो गया, और रिसोर्स जब शेयर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मल्टीपल रिसोर्स की बजाय एक रिसोर्स खरीद करके हमारा काम चल जाएगा। तो इससे क्या है, कॉस्ट की भी सेविंग हो जाती है। तो मतलब रिसोर्स शेयरिंग भी हो गया, और जब रिसोर्स शेयर हो गए कॉस्ट भी सेव हो गया। नेक्स्ट है रिमोट एक्सेस। जब कंप्यूटर हमारा या अदर डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव यूजर इंटरेक्शन। नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो उसमें क्या है कि कई बार ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो मल्टीपल यूजर को नीड है। तो मल्टीपल यूजर की नीड है तो आपस में कोलैबोरेट करके और फिर उसके बाद डिसीजन ले करके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, यूजर के बीच में कोलैबोरेशन की नीड होती है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में पॉसिबल है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग। अगर हमारा जैसे नेटवर्क में कंप्यूटर ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी डेटा भी अगर शेयर करना हो तो एक एक करके हम सारे जगह से डेटा को एक्सेस करते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी डेटा को एक्सेस करना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क में अगर होगा तो एक सिस्टम में हमारा डेटा रहेगा और मल्टीपल जगह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि टाइम भी सेव हो जाएगा, हमें बार बार हर जगह कॉपी करने की नीड नहीं होगी।
नेक्स्ट है इनहांस्ड स्टोरेज। तो इससे क्या है कि इनहांस स्टोरेज का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि एक जगह हमने डेटा को स्टोर किया और मल्टीपल जगह से उसे एक्सेस करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, बार बार हर जगह पे हमें डेटा सेव करने की नीड नहीं होती है। हमें एक जगह स्टोरेज चाहिए और वो डेटा हर जगह पर नेटवर्क में एक्सेस हो सकता है। तो इस तरह से है कि हम स्टोरेज को भी बचा सकते हैं। तो कुछ ये सब एडवांटेजेस हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज हैं, और हम लोग किसी भी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करके इस एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हर चीज की एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। उसी तरह से जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके भी डिसएडवांटेज हैं। जैसे अगर हम ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं तो पुअर हैंडलिंग कैन कॉज chaos। इसका मतलब क्या है कि जब भी नेटवर्क हमारा प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं होगा तो किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। जैसे कि अगर नेटवर्क ढंग से कनेक्ट नहीं है तो कनेक्शन बीच में इंटरप्ट हो जाता है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा नेटवर्क बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे जो भी काम हम करने वाले होते हैं वो काम हमारा रुक जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये हो सकता है, इफ द फाइल्स आर स्टोर्ड सेंट्रली इट मे समटाइम्स बिकम इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी टास्क। जैसे कोई डेटा जो है वो सेंट्रली स्टोर्ड है, तो इससे क्या होता है कि हमारे डिवाइस पे अवेलेबल नहीं होता। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस डेटा को हम कोई भी टास्क हमारा प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाता, हैंडल नहीं हो पाता उस टाइम पे जब हमारा डेटा रिमोटली कहीं पर स्टोर्ड हो। उस केस में हमें कई बार ये भी चाहिए होता है कि हमारा डेटा जो है वो सिस्टम पे अवेलेबल हो, ना कि सेंट्रलाइज्ड अवेलेबल हो। तो इससे भी कई बार प्रॉब्लम्स हमें फेस करने होते हैं। नेक्स्ट है फाइल सिक्योरिटी बिकम्स हाई प्रायोरिटी टास्क इन केस ऑफ शेयर्ड नेटवर्क। अब शेयर्ड नेटवर्क में क्या है कि मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मल्टीपल लोग जब एक्सेस करेंगे तो उससे क्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रायोरिटी जो रिस्क है, डिफरेंट टाइप के रिस्क हो सकते हैं जब हमारे पास कोई नेटवर्क शेयर्ड हो और शेयर्ड नेटवर्क में लोग अलग-अलग तरीके से फाइल को एक्सेस करें। नेक्स्ट है वन में नीड स्पेसिफाइड स्टाफ टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। जैसे क्या है, डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए चूंकि नेटवर्क में है, तो नेटवर्क में होगा तो इससे सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। तो डेटा को सिक्योर सिक्योर करने के लिए हमें किसी डेडिकेटेड स्टाफ की नीड हो सकती है जिससे हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से हैंडल हो सके और सिक्योर्ड रहे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो किसी नेटवर्क के ड्रॉबैक हो सकते हैं। तो हमने इसमें बेसिकली जो पढ़ा, नेटवर्क के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि एक नेटवर्क क्या-क्या हो सकते हैं। इसके साथ-साथ हमने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो कंप्यूटर नेटवर्क बना कैसे, उसके बारे में हमें बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ना है। अगर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है अलग-अलग फेजेस में अलग-अलग पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था और लास्ट में फिर नाम दिया गया इंटरनेट का। हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। नेटवर्क कम्युनिकेशन dates back to the earliest time since the evolution of human race on earth। कहने का मतलब क्या है कि जो ये कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन सदियों से चला आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। अब जैसे अर्थ पर ही डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से क्या है, शुरुआत में पर्सन ने सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया, धीरे धीरे करके अदर लैंग्वेज आई, उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम आया। तो इस तरह से क्या है, ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम का डिजाइन किया गया।
तो ये जो कम्युनिकेशन है ये तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया। और एक टाइम ऐसा आया जब हमें किसी एक जगह से दूसरे जगह तक कम्युनिकेट करने की नीड हुई। तो उस केस में क्या हुआ, जो 1967 का दौर था, उस टाइम में एक नेटवर्क आया, एग्जिस्टेंस नेटवर्क का एग्जिस्टेंस हुआ, जिसे हम बोलते हैं अर्पानेट, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसकी जो खोज हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। उस टाइम में न्यूक्लियर थ्रेट था, उसको उससे बचने के लिए इस नेटवर्क का डिजाइन किया गया था। मतलब कि डिफेंस सिस्टम के द्वारा न्यूक्लियर थ्रेट से बचने के लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क डिजाइन किया गया था। इट वाज द फर्स्ट सिस्टम टू implement द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट एंड वाज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कहने का मतलब क्या था कि एक जगह पर सर्वर था, वहां से इंफॉर्मेशन जा रही थी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के पास, ताकि इससे क्या है, लोगों तक इंफॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच सके। इस ऑब्जेक्टिव से अर्पानेट का जो है शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट है, अर्पानेट के बाद आया था एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट का जो कंसेप्ट था वो 1980 में स्टार्ट किया गया था। 1980 में एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एनएसएफ नेट शुरू किया गया था। एनएसएफ यानी एनएसएफ नेट मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, जिसे 1980 में स्टार्ट किया गया एकेडमिक और साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। इट कनेक्टेड इट्स सर्वर विथ ARPANET इन 1986। मतलब क्या है कि 1967 में ARPANET एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद 1980 में अर्पन एनएसएफ नेट का कंसेप्ट आया। फिर 1986 में क्या किया गया, जो ARPANET का जो सर्वर बनाया गया था उसको एनएसएफ नेट के साथ जोड़ा गया। In the year 1990, the NSF net, ARPANET and other smaller network clubbed together to form the internet, and hence the foundation of modern internet was laid down। यानी पहले डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरनेट बनाया गया, उसके बाद फिर क्या है, एकेडमिक और रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे और भी जो स्मॉलर नेटवर्क बने थे सबको क्लब किया गया 1990 में। और उसके बाद इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट किया गया आपस में, और इससे इंटरनेट डिजाइन किया गया। और यहीं से शुरुआत हुई, जो आज हम लोग मॉडर्न इंटरनेट जो यूज करते हैं उसकी शुरुआत जो हुई थी वो इसी 1990 से हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है। इट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट मे और मे नॉट फॉलो सेम सेट ऑफ रूल्स। यानी कि जो मल्टीपल इंटरनेट है, मल्टीपल नेटवर्क है, जरूरी नहीं है कि सारे नेटवर्क में सेम प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो। तो शुरू में तो क्या हुआ था कि जैसे अर्पानेट आया, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा था, ऐसे ही अदर नेटवर्क आए। बाद में क्या किया गया, इसको कंबाइन कर दिया गया। तो कंबाइन करने के बाद जो इंटरनेट फॉर्म हुआ, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क बना, जो कि जरूरी नहीं था कि सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करे। उसके बाद इंटरनेट के कंसेप्ट से क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुआ वो भी आसान हो गया, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना आसान हो गया। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का बेसिकली दो पार्ट बन गया, एक इंट्रानेट और एक जो है वो एक्स्ट्रानेट। द वर्ड इंट्रा मीन्स inside or within. Therefore, intranet means the network within the organization. It is created using the protocols of LANs and PANs. Example, Wipro uses internal network for business development.
अब जैसे हम अगर इस डायग्राम की हेल्प से समझें तो पूरे वर्ल्ड की बात है। इसमें क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट जो यूज कर रहा है वो डिफरेंट टाइप के कस्टमर यूज कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं जिसको जरूरत है, सप्लायर यूज कर रहे हैं, कोलैबोरेटर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज यूज कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसको जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपने लिए किसी नेटवर्क का डिजाइन करता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रानेट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जो इंट्रानेट डिजाइन किया गया था उसमें लैन और पैन के कंसेप्ट को यूज करके इंट्रानेट बनाया गया था विप्रो के द्वारा। और ये विप्रो जो है वो अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इस इंटरनल नेटवर्क का यूज करता था। शुरुआत में मतलब ये पहली इन्वेंशन जो थी उसमें इंटरनेट इस तरह से आया था। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रानेट की बात करें तो इट इज द नेटवर्क दैट लाइज आउटसाइड द लिमिट ऑफ द इंट्रानेट। कहने का मतलब जो इंट्रानेट था वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता था, लेकिन जो एक्स्ट्रानेट था वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी यूज होने लग गया। और जब ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट अगर क्रॉस कर जाए तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की अगर नेटवर्क होगी उसे नाम दिया गया एक्स्ट्रानेट। डेल एंड इंटेल यूज नेटवर्क फॉर बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशन। तो जो डेल और इंटेल कंपनी है उसने अपने बिजनेस के लिए एक्स्ट्रानेट यूज किया था, क्योंकि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अगर अदर कंपनी से अगर हमें कोऑर्डिनेट करना हो तो उस केस में हमें डिफरेंट नेटवर्क चाहिए, वहां पर एक्स्ट्रा नेट का कंसेप्ट आया। तो मतलब इंटरनेट में एक इंट्रानेट हो गया, एक एक्स्ट्रानेट हो गया। इंट्रानेट यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रानेट जो हो गया वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन यूज हुआ, उसे एक्स्ट्रानेट के नाम से जाना जाने लगा। एक और कंसेप्ट था इंटर स्पेस। इंटर स्पेस क्या है? इट इज द क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट विथ each other using real time audio video text in a dynamic 3D environment। अब जैसे क्या है कि नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू सारी कम्युनिकेशन होनी शुरू हुई जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ। उसी टाइम पर एक कंसेप्ट आया, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आया जो मल्टीपल यूजर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सपोर्टिव साबित हुआ। इसकी हेल्प से रियल टाइम ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन हो पाती थी। मतलब जो 3D डायनेमिक इन्वायरमेंट है उसमें ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, मल्टीपल यूजर्स कम्युनिकेट कर पाते थे। इसको इंटर स्पेस के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये कुछ नेटवर्किंग का पास्ट था, इवोल्यूशन था कि इस तरीके से नेटवर्किंग जो है, जो हम आज इंटरनेट देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो इस तरह से कंसेप्ट आया था। नेक्स्ट कुछ टर्म है जो कि डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म है, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये टर्म काफी यूजफुल होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल होगा, और जो हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में भी ये सारा वर्ड हेल्पफुल होगा। डेटा कम्युनिकेशन यानी जो भी कम्युनिकेशन हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, डेटा शेयरिंग का काम कर रहे हैं, ये क्या है? कम्युनिकेशन है, डेटा कम्युनिकेशन। क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि डेटा शेयर करना। डेटा क्या होता है? इट इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर येट टू गेट अ डिफाइंड मीनिंग। एग्जांपल 11 A123x एट द रेट आर C7y 67y। तो मतलब क्या है? ये रो डेटा है, इसकी कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है, हम लोग इसके मीनिंग का कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मीनिंगलेस है। बस हमें पता है कि ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा है,
जो कि हमें दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस डेटा का क्या मतलब है। तो ये अनप्रोसेस्ड डेटा जो होता है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, इस रो फैक्ट और फिगर को हम लोग डेटा बोलते हैं। जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होती है, यानी कि द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा दैट हैज अ डिफाइंड मीनिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, तो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा जिसकी की एक डिफाइंड मीनिंग होती है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर हमने ऊपर जो डेटा लिया था और रैंडम कुछ वर्ड थे, जैसे तो ये डेटा और रैंडम वर्ड जिसकी कोई मीनिंग नहीं थी, लेकिन हमने जब यहाँ पर लिखा है रोल नंबर 11 और पासवर्ड, तो इससे अब क्लियर हो रहा है कि ये जो डेटा दिया गया था वो ऊपर, वो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर था और उसका पासवर्ड था। तो इस तरह से क्या है कि हम एक इंफॉर्मेशन को जान पा रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है। तो इसकी एक अपनी मीनिंग हो गई। जो डेटा है वो मीनिंगलेस होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस डेटा होती है जिसकी एक अपनी मीनिंग होती है। नेक्स्ट टर्म है डेटा चैनल। डेटा चैनल क्या होता है? इट इज अ मीडियम टू कैरी इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डेटा चैनल का मतलब है कि ऐसा मीडियम जिसके थ्रू डेटा हम लोग कैरी करते हैं, यानी डेटा कैरी किया जाता है किसी कंप्यूटर के द्वारा वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। जैसे हम लोग कॉल ही कर रहे हैं, तो कॉल करने में क्या होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, डेटा जो शेयर हो रहा है, जिस चीज के थ्रू डेटा शेयर हो रहा है वो डेटा चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉड। बॉड क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट इन अ कम्युनिकेशन चैनल। अगर किसी कम्युनिकेशन चैनल में किस रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसकी मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं बॉड रेट। बॉड रेट बेसिकली क्या होता है? सिग्नल पर सेकेंड। एक कंसेप्ट होता है बिट रेट, एक होता है बॉड रेट। बिट रेट में क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर का जो रेट होता है वो बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर का रेट होता है, उसे हम बिट बोलते हैं, बिट्स पर सेकेंड कहते हैं। लेकिन अगर सिग्नल पर सेकेंड की बात की जाए, तो नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड पर सेकेंड अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसे बॉड रेट कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म भी आपको ध्यान में रखना है। बॉड रेट यानी बॉड रेट, सिग्नल पर सेकेंड। अगर हम बिट्स पर सेकेंड की बात करें, तो बिट्स पर सेकेंड क्या है? इट इज द रेट बाय विच द डेटा इज ट्रांसफर्ड। It is used to measure the speed of information through high speed phone lines or modems. It is denoted as bps, kbps, mbps, gbps, etc. इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार क्या होता है, बी जो है वो कैपिटल में लिखा होता है, कई बार बी स्मॉल में लिखा होता है। तो अगर बी कैपिटल में होगा, इसका मतलब क्या है, वहां पर बाइट्स पर सेकेंड का कंसेप्ट होगा। अगर बी स्मॉल में है तो बिट्स पर सेकेंड का कंसेप्ट होगा। कई बार एग्जाम में इस डेटा ट्रांसफर रेट को अरेंज करने के लिए कहा जाता है, तो आप जैसे केबी एमबी, इसके कंसेप्ट से तो आप समझ जाएंगे, लेकिन बिट और बाइट के यूज से क्या होता है, गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो जहां पर भी स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, हमें बिट्स पर सेकेंड पढ़ना है। और जहां पर कैपिटल बी होगा तो उसे हमें बाइट्स पर सेकेंड पढ़ना होता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हमें याद रखना है। बिट्स पर सेकेंड यानी डेटा ट्रांसफर जो है वो बिट के रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। बाइट के केस में क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर हो रहा है। और अगर नंबर ऑफ सिग्नल की बात होगी तो उसे हम बॉड रेट बोलते हैं, सिग्नल पर सेकेंड। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, तो बैंडविड्थ क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज इन अ चैनल। अब जैसे अगर हम चैनल की बात करें,
जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो डेटा ट्रांसफर में क्या है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी के आधार पे डेटा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब मैक्सिमम डेटा कितना ट्रांसफर होता हो सकता है, वो किसी कम्युनिकेशन चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। लेकिन अगर हम डेटा को एनालाइज करें, डेटा के ट्रांसफर रेट को एनालाइज करें, तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा का ट्रांसफर रेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। अगर हम डेटा के ट्रांसफर रेट की बात करें, लोएस्ट अगर हो, तो हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों ही फ्रीक्वेंसी का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, उसे बैंडविड्थ कहा जाता है। द हाई बैंडविड्थ चैनल आर नोन एज ब्रॉडबैंड चैनल। मतलब जब बैंडविड्थ अगर हम निकालते हैं और बैंडविड्थ अगर हाई हो, तो हाई बैंडविड्थ के केस में हम ब्रॉडबैंड चैनल कहते हैं, और अगर चैनल का बैंडविड्थ अगर लो हो, तो लो बैंडविड्थ के केस में उसे नैरो बैंड चैनल के नाम से जानते हैं। और बैंडविड्थ जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो मेनली क्या होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी चैनल का डिफरेंस होता है। सेम चैनल में कई बार हाईएस्ट डेटा रेट ट्रांसफर होता है, कई बार लोएस्ट। तो उस हाईएस्ट और लोएस्ट का हम लोग हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस डिसाइड करता है कि ब्रॉडबैंड चैनल होगा या फिर नैरो बैंड चैनल होगा। नेक्स्ट है टर्म डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय a communication channel or a computing storage device. डेटा ट्रांसफर रेट जो जनरली होता है, वो होता है अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन चैनल में भी डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर भी डेटा ट्रांसफर का रेट होता है कि एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हुआ। ऐसे ही अगर हम किसी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को स्टोर करते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। तो दोनों ही केस में जो डेटा का ट्रांसफर रेट होता है पर सेकेंड, इसे हम डेटा ट्रांसफर रेट के नाम से जानते हैं। When applied to the data transmission rate, the abbreviations like KMGT are added to the data rate denote किलो, मेगा, गीगा एंड टेरा रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम केबी की बात करें तो किलोबाइट, एमबी की बात करें तो मेगाबाइट, जीबी की बात करें तो गीगाबाइट, टीबी की बात करें तो टेराबाइट। और ये जो बेसिकली वर्क करता है, वो 1024 के फॉर्म में वर्क करता है, यानी 2 टू द पावर 10। तो इस तरीके से क्या है, हम डेटा ट्रांसफर रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट है जो हमने मेमोरी यूनिट में पढ़ा था। मेमोरी यूनिट का अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, तो आप इजिली डेटा ट्रांसफर रेट को भी निकाल सकते हैं। जो जो भी लोगों को दिक्कत है मेमोरी यूनिट वाली जो टॉपिक है, उसको जरूर पढ़ लें, तो आपका डेटा ट्रांसफर रेट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने आज की वीडियो की अगर हम बात करें, तो आज की वीडियो में हमने डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हमने देखा, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग देखा, और इससे डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में। जो भी स्विचिंग टेक्निक्स है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में। तो अगली वीडियो जो होगी वो स्विचिंग टेक्निक की होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।